हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बोर्ड में कक्षा 10 सामाजिक विषय की बोर्ड परीक्षा में कैसा पेपर आता है, उसकी जानकारी के लिए जो अभी 2024 में पेपर हुआ वो एक पेपर आपके पास भेज चुका हूं। ये दूसरा पेपर आपके पास जा रहा है। इससे आपको ये जानकारी हो जाएगी कि पेपर कैसा आता है, प्रश्न कैसे आते हैं, हमें तैयारी कैसा करना चाहिए। तो हमारे पास 3 सेट हैं, एक सेट आपके पास भेज चुका हूँ, ये दूसरा सेट आपके पास जा रहा है। तो देखिए, पेपर की ही फोटो लिया गया है। ये तुम्हारा संकेतांक है। 2024 देख रहे हैं, सामाजिक विज्ञान। पूर्णांक 70 का 30 नंबर स्कूल से आपको मिलता है। समय 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश दिया गया है, जैसा कि पहले भी निर्देश पढ़ के सुनाया था। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फिर दूसरा निर्देश क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो उत्तर है OMR शीट पे दिया जाएगा। कॉपी में यदि इनका उत्तर लिखे आप तो कॉपी में काट दिया जाएगा, कोई नंबर नहीं मिलेगा। और ऊपर से एग्जामिनर के ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। फिर आगे जो आप लिखे रहेंगे उसमें भी नंबर कम हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ ना करें कि एग्जामिनर गलत सोचें। ये बहुविकल्पीय प्रश्न बिल्कुल कॉपी में नहीं करना है, OMR शीट में करना है। OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से OMR शीट जांच होती है उसकी, तथा इरेजर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। मान लीजिए जल्दबाजी तो आपको करना नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय है। यदि प्रश्न गलत हो गया है तो फिर जाने दें, वो नंबर गया आपका। उस पर अगर गलत करते हैं तो एक नंबर के लिए आपकी OMR शीट सब बेकार हो जाएगी और 20 के 20 नंबर चले जाएंगे। तो सोच समझ कर ही गोला को काला करेंगे, उत्तर को सही करेंगे। फिर खंड बा 50 अंकों का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, वर्णनात्मक 1 तथा वर्णनात्मक 2, यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 का और प्रश्न संख्या 29 खा है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। हम जो मॉडल पेपर भेजेंगे हो सकता है उसमें अंकित ना रहे। यह है कि आपको ये दिखा रहा हूँ कैसा पेपर आता है। फिर आपके कोर्स की तैयारी पूर्ण रूप से कुछ भेजा हूँ, तब तक उसको पढ़िए और हम पूरे कोर्स को आपके पास भेजेंगे विधिवत जानकारी के साथ, विधिवत प्रश्नों की व्याख्या के साथ। कोई भी प्रश्न ऐसा आपसे बोर्ड पेपर में नहीं छूटेगा जो आपको ना आता हो। सारे प्रश्न करके आएंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए और आगे देखें, निर्देश क्या है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, बता दिया हूँ। दिए गए मानचित्रों को प्रश्न पत्र से फाड़ कर, प्रश्न पत्र में 2 मानचित्र लगे होंगे, उनको फाड़ लेना है। उन पर उत्तर अंकित कीजिए तथा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ अवश्य संलग्न करें। बहुत से बच्चे रहते हैं जल्दबाजी में बांध दिए बिल्कुल किनारे, कहीं वो फट के निकल जाता है या कहीं कुछ हो जाता है, बाद में उसका आपको नंबर नहीं मिलता, आप पछताते हैं। तो पहले तो मानचित्र में उस स्थान को लिखें और वहाँ पे अंकित भी करें। आपका मानचित्र मैप पूरा हो गया है तो आप कॉपी के साथ ऐसा बांधें कि वो फटे नहीं, निकले नहीं। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। वही जो आपको मानचित्र में भरना है वही दृष्टिबाधित जिनको नहीं दिखाई देता है उनके लिए लिखने के लिए दे दिया गया है। चलिए अब प्रश्नों पे आ जाएं। खंड आ। खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। बहुविकल्पी प्रश्नों में निर्देश क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना है। कॉपी पे
वो बहुविकल्पी प्रश्न नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो आप जो लिखे रहेंगे उसमें भी नंबर कम हो जाता है, ऐसा हमारा अनुभव है। तो आप मार्कशीट में करेंगे, कॉपी में नहीं। अब प्रश्न है, पहला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो हिटलर कहाँ का था? हिटलर जर्मनी का। मुसोलिनी कहाँ था? इटली का। गैरिबाल्डी कहाँ का था? इटली का। और आपसे बात हो रही है जर्मनी, तो जर्मनी का हिटलर तानाशाह था, तो तानाशाह ये काम कर नहीं सकता। तो आपका उत्तर सही होगा, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई थी बिस्मार्क ने। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएं। चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? जो चौरी चौरा असहयोग आंदोलन के उत्कर्ष अवस्था में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी थी। दरोगा सहित 22 पुलिसकर्मी, मतलब 21 पुलिसकर्मी और एक दरोगा है, कुल मिला के 22 लोग जल गए थे, जलकर मर गए थे। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ ये पूछा जा रहा। रौलेट एक्ट पास हुआ, खिलाफत आंदोलन चलाया गया, साइमन कमीशन भारत आया, या असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। तो रौलेट एक्ट ये है 1919 या आप बोल सकते हैं 1918। खिलाफत आंदोलन चलाया गया प्रथम विश्व युद्ध के समय 1919 में। असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। आप एक ऑप्शन बचता है असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। तो हाँ भाई, चौरी चौरा कांड का परिणाम हुआ था कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? वर्ना ये पेपर से, प्रेस से संबंधित है। लॉर्ड लिटन के समय लागू किया गया था। अब सन पूछ रहा तो 1875, 1878, 1880 या 1885। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया था। 1878 में लागू किया गया था। अगले प्रश्न आ जाए। ब्रिटेन में कर्ण कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? कृषि उत्पादों में अधिकता, जनसंख्या में वृद्धि, कर्ण आयात पर नियंत्रण, या उद्योगपतियों में शहरी लोगों का विरोध। तो ब्रिटेन में कर्ण कानून समाप्त करने का मुख्य कारण था उद्योगपतियों एवं शहरी लोग विरोध कर रहे थे। इनके विरोध स्वरूप कर्ण समाप्त कर दिया गया ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में कर्ण कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या हुआ? उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, आर्थिक मंदी का प्रारंभ कब से हुआ? देखिए क्वेश्चन, ये पेपर जिस भी इलाके में, जिस भी जिले मंडल में आया होगा, पेपर थोड़ा स्तर इसका अच्छा है, कठिन है। अच्छा मतलब कठिन है। जो बच्चे अच्छी तैयारी किए होंगे वो सक्सेस होंगे, जो बच्चे पढ़ाई नहीं किए हैं उनके लिए तो बहुत ही कठिन है। तो आर्थिक मंदी का प्रारंभ कब होता है? 1928, 1929, 1923, 1932। तो आर्थिक मंदी का प्रारंभ जो होता है वो होता है 1929। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा नहीं करता? देखिए मैं पहले ही बताया, प्रश्न कठिन है। ये पेपर जिस मंडल या जिले में आया होगा तो पेपर कठिन है, पढ़ने वाले बच्चे ही अच्छा किए होंगे। तो यहाँ पूछ रहा बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है किसके साथ? 4 देश दिए गए हैं, इटली, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, स्पेन। अब बेल्जियम किस देश के साथ सीमा साझा करता है? तो आपको हम यहाँ बताना चाहते हैं
कि बेल्जियम के जो पड़ोसी देश हैं, बेल्जियम की सीमा जिन देशों से लगी हुई है उन देशों के यहाँ नाम बताते हैं, फिर उत्तर अपने आप से मिल जाएगा। तो बेल्जियम सीमा साझा करता है फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, लक्ज़ेमबर्ग के साथ और नीदरलैंड के साथ। अब फ्रांस, जर्मनी, लक्ज़ेमबर्ग और नीदरलैंड में कौन सा ऑप्शन है इसमें? तो इसमें फ्रांस नहीं है, जर्मनी नहीं है, नीदरलैंड नहीं है, क्या है? लक्ज़ेमबर्ग। तो बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है लक्ज़ेमबर्ग के साथ। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो व्यापार, शिक्षा, कृषि एवं विदेशी कार्य। विदेशी कार्य वो संघ सूची में रखा जाएगा। व्यापार भाई आंतरिक व्यापार हो सकता है, वो राज्यों का व्यापार है, राज्यों के अंतर्गत होता है, राज्य सूची में आता है। शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, कृषि राज्य सूची में आता है। तो संघ सूची का विषय कौन होगा? जो केंद्र स्तर का होगा। तो केंद्र स्तर का क्या है? विदेशी कार्य। ये केंद्र सरकार इस पर काम करती है। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। तो कहाँ सुनिश्चित किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है संविधान के द्वारा महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसमें सुनिश्चित किया गया है? स्थानीय निकायों में, लोकसभा में, राज्यसभा में या राज्य विधानसभाओं में। तो देखिए अभी महिलाओं से संबंधित विधेयक पास हुआ है, लागू नहीं हुआ। यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है ऐसा प्रश्न है। तो संविधान के माध्यम से महिलाओं को प्रतिनिधित्व स्थानीय निकायों में सुनिश्चित किया गया है। प्रश्न 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? तो अभी ये प्रश्न से आपको ऐसा लगता होगा कि प्रश्न वर्तमान सरकार और विपक्ष के बीच में पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? तो प्रमुख विपक्षी दल सत्ता दल बीजेपी है और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। यानी प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है। प्रश्न नंबर 10, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि? तो बताइए भाई क्यों अच्छी है? सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, सही है, ये तो है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ये भी है। और दोनों है तो उत्तर क्या आपका सही होगा? ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? कौन सा खनिज अधात्विक है? तो यहाँ पे अधात्विक के बारे में जानकारी करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका उत्तर सही हो पाएगा। तो पहले तो हम अधात्विक आपको बताते हैं कि अधात्विक कौन से हैं। चूना है, पत्थर है, अभ्रक है और जिप्सम है। और खनिज ईंधन के रूप में कौन सा अधात्विक है? तो कोयला है, पेट्रोलियम है। समझिए, तो चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, कोयला, पेट्रोलियम अधात्विक हैं। तो इसमें अधात्विक क्या मिल रहा है? अभ्रक मिल रहा है भाई, यहाँ अभ्रक मिल रहा है। तो आपका उत्तर प्रश्न 11 का उत्तर से होगा अभ्रक। निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज फिर से सुन लें, समझ लें। चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, कोयला और पेट्रोलियम अधात्विक खनिज हैं। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 पे आ जाएं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? 2010 में, 2001 में, 2005 में या 1990 में? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था 2005 में। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत साधन है? परंपरागत पूछा जा रहा है, जो हम लोग विकसित करके संसाधन किए हैं उनके बारे में नहीं पूछा जा रहा। प्रकृति द्वारा या परंपरागत संसाधन का पूछा जा रहा। तो सौर ऊर्जा हम लोगों ने तैयार किया है, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने का यंत्र। ज्वारीय ऊर्जा, हाँ हम लोगों ने इसका आविष्कार किया। पवन ऊर्जा, हाँ इस पे भी हम लोगों का विचार चल रहा है, पवन ऊर्जा का भी आविष्कार किया। हाँ परंपरागत पूछा जा रहा है, तो परंपरागत संसाधन है कोयला। परंपरागत संसाधन है कोयला। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र को, या द्वितीय क्षेत्र को, या तृतीय क्षेत्र को, या चतुर्थ क्षेत्र को। तो किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं? तो कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र को। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत दैनिक कृषि मजदूर आते हैं, या बैंक मैनेजर आता है, या सैनिक आते हैं, या राजपत्रित अधिकारी। कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो वो आते हैं दैनिक कृषि मजदूर। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सीधा सा आपको बता रहा हूँ, मोनाजाइट रेत में सेरियम और थोरियम खनिज पाया जाता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, सेरियम और थोरियम है या नहीं? तो यूरेनियम नहीं, कोयला नहीं, थोरियम है भाई, थोरियम पाया जाता है और सेरियम पाया जाता है। तो आपका प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। मोनाजाइट रेत में थोरियम और सेरियम खनिज पाया जाता है। और अब आगे देख लें। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है? 2019 के अनुसार पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास के दृष्टि से भारत से बेहतर है 2019 के अनुसार? तो बांग्लादेश की, या पाकिस्तान की, या श्रीलंका की, या नेपाल की। तो 2019 के अनुसार पूछ रहा। अभी वर्तमान में भारत मानव विकास की दृष्टि से इन जो ऑप्शन दिया गया इन सबसे ऊंचे स्तर पे है। तो 2019 की बात कर रहा, तो 2019 में भारत से बेहतर स्थिति बांग्लादेश की थी। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1960 में, 1989 में, 1991 में, या 1995 में। तो जहां आर्थिक उदारीकरण की बात आएगी तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी 1991 में। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न 19, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन। प्राकृतिक प्रक्रिया यहाँ हम आपको कई बार बता चुके हैं, जो प्रकृति से सीधा मिलता है वो प्राथमिक क्षेत्र, जो उससे हम उसका जो उत्पादन करते हैं, उद्योग करते हैं, उससे जो विकास करते हैं, उसको जो अपने जीवन यापन में आगे बढ़ने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी वो होता है द्वितीय क्षेत्र। और उसके बाद में उससे जो सेवा प्राप्त करते हैं वो है चतुर्थक क्षेत्र। और जो असंगठित या साहूकार और जो गांव के
ऋणदाता हैं उनके चंगुल में फंसे हुए जो किसान हैं वो चतुर्थक क्षेत्र में आते हैं। तो ये पूछा जा रहा है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल है तो मोटे अनाज हैं, ज्वार है, दालें हैं, चावल हैं। तो मोटे अनाज को हम नहीं ले सकते हैं, ना चावल को ले सकते हैं, ना ज्वार को। फलीदार फसल के लिए हम दालों को शामिल कर सकते हैं फलीदार में। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ये 20 प्रश्न उमार शीट में आपको इसके उत्तर देने हैं, कॉपी में इसके उत्तर नहीं लिखने हैं। अब चलते हैं खंड बा। खंड बा में भी निर्देश देखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। अब 80 शब्दों में देना है, यानी कि कम से कम एक पेज तो आपको लिखना है। 1 से 1.5-2 पेज हो जाए, जैसा आपके पास समय रहेगा, क्योंकि वो 20 प्रश्न आपको अगर याद आ रहा है, आप उसका उत्तर जानते हैं, तो वो 10 मिनट का काम है, 20 मिनट का काम है, उतने में 20 प्रश्न हो जाएंगे। अब लिखने के लिए आपके पास 2.5-3 घंटे बचे हैं, उसमें आप अच्छा लिख सकते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है। और प्रश्न देखते हैं। 19वीं सदी में तकनीक की क्या भूमिका थी? उदाहरणों सहित समझाइए। 19वीं सदी के बारे में आपसे पूछ रहा है। तकनीक 19वीं सदी में तकनीक की क्या भूमिका थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये प्रश्न 4 अंकों का होगा, 4 नंबर का ये प्रश्न है। तो चलिए अब देखते हैं कि 19वीं सदी में तकनीक की क्या भूमिका थी। अब तकनीक वो भी 19वीं सदी की बात कर रहा है, तो आर्थिक विकास में तकनीक की क्या भूमिका है। तो जैसा कि हम एक विद्वान ने जो बात कही, उस विद्वान के वाक्य से चालू करते हैं। शुम्पीटर ने तो कहा है, शुम्पीटर ये विद्वान है, इसका वाक्य है, नव परिवर्तन या तकनीकी प्रगति को आर्थिक विकास का एकमात्र निर्धारक माना जा सकता है, मानना चाहिए। आप विकसित देश क्या करते हैं? उच्च स्तर के कारण, अपनी उच्च स्तर के कारण तीव्र विकास कर रहे हैं, तीव्र औद्योगिकरण कर रहे हैं, जबकि इसके विपरीत अल्प विकसित देशों को अथाह गरीबी, काफ़ी हद तक उनके तकनीकी पिछड़ेपन हैं। इन देशों में वैज्ञानिक ज्ञान और आधुनिक तकनीकी न केवल कमी है, बल्कि तकनीकी प्रगति करने में उत्कंठा, तकनीकी परिवर्तन लाने की पहल और उसके लिए उपयुक्त संस्थानिक ढांचे का अभाव भी है। विकसित देशों में वास्तविक आय में होने वाली तीव्र वृद्धि दर अकेले पूंजी निर्माण का परिणाम नहीं है, बल्कि वह तो काफ़ी हद तक उत्पादकता में वृद्धि का परिणाम है, जो स्वयं तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप होती है। आर्थिक विकास में तकनीकी के महत्व का अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से आपको समझा सकते हैं, जैसा कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि, हेडिंग डाल देना, उत्पादन क्षमता में वृद्धि, उच्च स्तरीय तकनीकी से उत्पादन क्षमता या कुशलता बढ़ जाता है। ऐसे तकनीकी में उपलब्ध साधनों का श्रेष्ठतर उपयोग संभव बन जाता है। इससे साधनों की कोटि में सुधार होता है,
श्रेष्ठ ढंग से साधनों को मिलाने से उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है। कुल उत्पादन मात्रा पहले से अधिक हो जाएगी, लागत दर घट जाएगी और माल सस्ता हो जाएगा। साथ ही बढ़िया किस्म का उत्पादन होने लगेगा। फिर दूसरी हेडिंग डाल देना, संसाधनों की बचत। तकनीकी में सुधार लाकर उसी पूंजी से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन तकनीकी में सुधार के फलस्वरूप प्रायः संसाधनों की बचत भी होगी। इसका कारण ये है कि बेहतर उत्पादन तकनीक से किफ़ायत के साथ साथ श्रेष्ठ ढंग से संसाधनों का प्रयोग संभव हो पाएगा और इसके सहारे निश्चित उत्पादन मात्रा को कम संसाधनों के प्रयोग से तैयार किया जा सकता है। तीसरी हेडिंग डाल देना, नए नए संसाधनों की खोज। नए नए संसाधनों की खोज हेडिंग डाल देना। फिर लिखना चालू करना, उच्च स्तरीय तकनीक नए नए संसाधनों एवं उत्पादों की खोज में भी सहायक होती है। नए संसाधनों की जानकारी व प्रयोग से पुराने और नए दोनों प्रकार के पदार्थों का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है और फिर नए पदार्थ पुराने वस्तुओं का प्रतिस्थापन कर सकते हैं और इससे संतुष्टि की मात्रा बढ़ेगी और राष्ट्रीय उत्पादन की संरचना में भी विकास होगा। क्यों? क्योंकि नई नई तकनीकों के द्वारा नए नए प्रयोगों के द्वारा विकास होना निश्चित है। चौथी हेडिंग डाल देना, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि। तो तकनीकी प्रगति से वस्तुओं की किस्म में सुधार से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के माल के विक्रय में प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि होती है, जिससे आयात, प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन में सहायता मिलती है। फिर हेडिंग डाल देना, जीवन स्तर में सुधार। भाई अब यहाँ पे लिखना चालू करना, नई नई तकनीकों का प्रयोग करके जीवन स्तर में भी सुधार हो सकता है। तकनीकी प्रगति से कम लागत पर अच्छे और नवीन उत्पादों से समाज के जीवन स्तर का सुधार होता है, गरीबों का कल्याण होता है, उद्योगपतियों का भी विकास होता है और देश का विकास विश्व स्तर पर अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक होता है और देश की जनता उन तकनीकी व्यवस्थाओं से अपने जीवन में अच्छा सुधार और विकास करती है। फिर छठवीं हेडिंग डाल देना, तकनीकी प्रगति की पूंजी निर्माण से श्रेष्ठता। तकनीकी प्रगति की पूंजी निर्माण से श्रेष्ठता। तो वास्तव में पूंजी एकीकरण एवं तकनीकी उन्नत दोनों ही साथ साथ चलते हैं और वह एक ही प्रक्रिया के अंग होते हैं। इन दोनों में भारी संबंध होता है। अनुसंधान एवं विकास के बिना पूंजी के नहीं चल सकते। साथ ही यदि पूंजी एकत्रित हो जाती है तो तकनीकी परिवर्तन अवश्य ही आना चाहिए, जिससे कि पूंजी के फल प्राप्त किए जा सकें। तो तकनीकी प्रगति आर्थिक विकास के लिए पूंजी संचय में भी अधिक आवश्यक प्रमाणित होती है, क्योंकि तकनीकी प्रगति से स्थिति पूंजी संचय उस सीमा तक विकास की तरफ ले जाएगा जहां से राष्ट्र का विकास संभव होगा, देश का विकास संभव होगा,
जनता के जीवन स्तर में सुधार आएगा और जनता का विकास होगा। जनता उन तकनीकी व्यवस्थाओं से लाभ उठाएगी। अगली हेडिंग डाल देना, तकनीकी प्रगति की पूंजी निर्माण से श्रेष्ठता। तो वास्तव में हम आपको बता रहे हैं कि पूंजी एकीकरण एवं तकनीकी उन्नति दोनों ही साथ साथ चलते हैं और वह एक ही प्रक्रिया के अंग हैं। इन दोनों में भारी संबंध है। अनुसंधान एवं विकास बिना पूंजी के नहीं चल सकते। साथ ही यदि पूंजी एकत्रित हो जाती है तो तकनीकी परिवर्तन अवश्य आना चाहिए, जिससे कि पूंजी के फल प्राप्त किए जा सके। तो ये 19वीं सदी में तकनीक की भूमिका थी और इसकी व्याख्या आपको समझ में आई होगी और आप अच्छे से समझ गए होंगे। 2-3 बार इस सेशन को देखेंगे। देखिए, व्याख्या को बहुविकल्पी प्रश्नों को तो आप लिख भी सकते हैं या 2-3 बार सेशन को देखेंगे तो जितना व्याख्या कर रहा हूँ इतने में तो आपका 2 पन्ना हो जाएगा। आपको 1 पन्ना 1.5 पन्ना लिखना है, 2 पन्ना हो जाएगा। तो देखिए, लिखने में कमी नहीं करना और सेशन को 2-3 बार देखोगे तो आपके लिखने के लिए सामग्री मिल जाएगी। आप अच्छा लिख के आएंगे, ये हमारा दावा है। अब यहाँ पे एक बात और समझ लें। प्रश्न नंबर 21 में देखें, 19वीं सदी में तकनीक की क्या भूमिका थी, उदाहरण से समझाइए। इसकी व्याख्या कर दें। अथवा देख रहे हैं, अथवा दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, ये पहला करना है 19वीं सदी वाला या प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 परिणामों को लेकर ना, दोनों नहीं करना है। फिर समझ लें, अथवा लगा है तो यानी इसमें एक ही करना है। आप प्रश्न है, हम तो व्याख्या सबकी करके आपके पास भेज रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 परिणामों का उल्लेख कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध, भाई प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। एक तो आप लिखेंगे राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में शांति कायम रखने के लिए, आपस में झगड़े न हों, लड़ाई न हो, अपन देश अपना विकास करे, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, आंतरिक मामलों में दखल न दे, इसके लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई कि राष्ट्र संघ सब देशों पर नियंत्रण रखेगा। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जब इसकी स्थापना हो गई और उसके अंत में देखा गया कि सब देश 1 साल 2 साल तो लगा कि हाँ कोई झगड़ा नहीं होगा, राष्ट्र संघ अच्छे से काम कर रहा है। पर जब जर्मनी का हिटलर इनके जो संविधानों की जो व्यवस्थाएं थीं राष्ट्र संघ की, उनका उल्लंघन करना चालू कर दिया, अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना चालू कर दिया और राष्ट्र संघ कमज़ोर पड़ने लगा। अब राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो इसका मुख्यालय कहाँ था, तो इसका मुख्यालय का था भाई स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में मुख्यालय था। पर ये पूरे विश्व में शांति कायम करने के लिए प्रयासरत होने के बावजूद जर्मनी के हिटलर की वजह से राष्ट्र संघ कमज़ोर पड़ गया और पूरा विश्व 2 भागों में बट गया। एक तरफ मित्र देश और दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियाँ, और ये आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध का रूप ले लेती हैं। अब दूसरा दो परिणामों की बात कर रहा है तो उपनिवेशों द्वारा स्वतंत्रता की मांग। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व के 3/4 भाग पर ब्रिटेन ने अपना शासन स्थापित किया था। अब प्रथम विश्व युद्ध होता है और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो उपनिवेश थे उन लोगों द्वारा, उन देशों द्वारा जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, उनके द्वारा स्वतंत्रता की मांग की जाने लगी। हर देश में
आंदोलन चालू हो गए। ब्रिटेन गवर्नमेंट को बार बार एहसास दिलाने लगे कि हमारे ऊपर आप अधिकार छोड़ दें, अपना हमें स्वतंत्र करें, हम अपनी खुद की सरकार, अपना खुद का कारोबार, अपने देश का विकास, हमारे देश की जनता, हमारे देश के नेता, हमारे देश के सद्बुद्धि वाले जो योग्य व्यक्ति हैं वो करेंगे, पर आप हमारे देश को स्वतंत्र करें, आप यहाँ से वापस जाएं। इसका दमन भी हुआ। ब्रिटेन ने पूरी ताकत लगाई। जिन देशों पर उसने कब्जा किया था उन देशों के नेताओं, आंदोलनकारियों, जनता सभी के ऊपर अत्याचार किए, दोहन किए, आर्थिक दोहन किए। पर द्वितीय विश्व युद्ध आते आते ब्रिटेन धैर्य खो चुका और उपनिवेशों को धीरे धीरे स्वतंत्रता देना चालू किया। जैसा कि भारत भी ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, तो भारत को ही स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिल जाती है। अब ये 2 पूछा गया है। अब हम तीसरा भी आपको बता देते हैं। चलिए, फिर बहुत लंबा हो जाएगा, 2 की व्याख्या कर दिया हूँ। अब आ जाएं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखें। राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं? किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक दलों की क्या चुनौतियां हैं? किन्हीं 2 को स्पष्ट करना है। तो चलिए भाई, राजनीतिक दलों की चुनौतियों के बारे में, क्या चुनौतियां हैं इनके सामने। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र नहीं चल सकता, किंतु उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हीं चुनौतियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए, ये पूछा जा रहा, किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। हम यहाँ 2, 3, 4 को स्पष्ट कर देंगे। एक तो है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव हेडिंग डाल देंगे और फिर लिखेंगे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव पाया जाता है। पार्टियों के पास न सदस्यों की खुली सूची होती है, न नियमित रूप से संगठित बैठकें होती हैं। इनके आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वही सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। सामान्य कार्यकर्ता अनजान ही रहता है पार्टियों के अंदर क्या चल रहा है। परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं, क्योंकि कुछ ही नेताओं के पास असली शक्ति होती है। इसलिए पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों से निष्ठा की जगह नेता से निष्ठा ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। ये राजनीतिक दल की पहली चुनौती है। दूसरा, वंशवाद की चुनौती। वंशवाद की चुनौती, तो दलों के जो नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीकी लोगों और अपने ही परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों में शीर्ष पद पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। यह दल के अन्य सदस्यों के साथ अन्याय है। यह बात लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अनुभवहीन और बिना जनाधार वाले लोग ताकत वाले पदों पर पहुंच जाते हैं। तो ये राजनीतिक दलों के सामने चुनौती है। 2 चुनौती पूछा जा रहा है, तो आपको हम 2 चुनौती बताते हैं। अब व्याख्या करना चालू रखेंगे तो 4-6 चुनौती बताएंगे, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए 2 चुनौतियों की बात हुई, 2 चुनौतियों की व्याख्या क्या हो। अब अथवा यहाँ पे भी देखें, अथवा है तो आप वो करें, या वर्तमान समय में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के महत्व बढ़ता जा रहा है। क्यों? कोई 2 कारण पूछ रहा है। तो
क्षेत्रीय दलों का महत्व क्यों बढ़ा? तो क्षेत्रीय दलों के गुणों की विवेचना या उनके महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं पर व्यक्त कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे नंबर 1, क्षेत्रीय दलों का संबंध क्षेत्र विशेष की समस्याओं से होता है, अतः वे इनका समाधान करके अपने अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। जब इन दलों के सदस्य संसद के लिए निर्वाचित होते हैं तो वे अपनी स्थानीय समस्याओं की ओर संपूर्ण राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करते हैं। भाई जहाँ से ये चुनाव जीते हैं वहाँ के लोगों का काम नहीं कर पाएंगे तो अगले 5 साल के बाद वहाँ की जनता उस प्रतिनिधि को वहाँ से हटाकर दूसरा प्रतिनिधि चुनाव करके पहुँचा देगी। तो क्षेत्रीय दलों की जो मांग होती हैं, जो उनके इच्छाएं होती हैं, उनके जीवन स्तर को में जो विकास होने के लिए जो सामान या आवश्यक चीज़ें चाहिए वो क्षेत्रीय दलों के माध्यम से राष्ट्र स्तर पर कही जाती हैं और क्षेत्रीय दल इस प्रकार महत्वपूर्ण कार्य करते हैं क्योंकि वो अपने दलों के विकास पर ज़्यादा जोर देते हैं। अब दूसरा लिख देंगे, क्षेत्रीय दलों ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास किए हैं जिसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। उन्होंने विकास को नई गति तथा दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से अपने क्षेत्र के लोगों की राजनीतिक रुचि को प्रोत्साहित किया। इसके कारण ही राष्ट्र में प्रतिद्वंदी अथवा स्पर्धा वाला निर्वाचन संबंधी प्रवेश देखने को मिलता है। क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ दल के साथ साथ विरोधी दल के साथ भी सहयोग करते हैं, अतः ये केंद्र सरकार को सतर्क एवं जागरूक रखने का भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अब अगला प्रश्न, अब ये अथवा करके है तो अथवा में आपको बार बार बता रहा हूँ, ये आप जरूर ध्यान दें कि अथवा रहेगा तो दोनों नहीं करना रहेगा, समझिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न में क्या है भाई, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद पूछा जा रहा। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में विभेद पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। चलिए भाई, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में विभेद पूछा जा रहा। विभिन्न देशों की स्थिति की तुलना में इनमें कौन सी विधि श्रेष्ठतर है, तो ये पूछा जा रहा। तो राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में पहले हम इन दोनों के बीच अंतर क्या है ये आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय अथवा लाभांश उत्पादन के साधनों द्वारा किसी एक निश्चित समय में उत्पादन किए गए प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक पदार्थ एवं सेवा की वास्तविक या शुद्ध मात्रा होती है। और प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय का अभिप्राय देश के एक व्यक्ति को निश्चित समय में प्रायः 1 वर्ष जैसा उसमें बताया प्राप्त होने वाली आय से है। अंतर समझ में आया। फिर दूसरा, राष्ट्रीय आय किसी देश में वर्ष भर उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का संपूर्ण योग होता है। और जबकि प्रति व्यक्ति आय किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है।
प्रति व्यक्ति आय हम कैसे जानेंगे? जैसा कि प्रति व्यक्ति आय बराबर वास्तविक आय क्या है देश की और जनसंख्या का आकार क्या है। वास्तविक आय से में जनसंख्या के आकार से या जनसंख्या जितनी है उससे भाग दे दिया जाएगा और वास्तविक आय निकल आएगी। ठीक, तीसरा भी यहाँ पे कम से कम 3 तो समझ ही लें। राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ यदि जनसंख्या भी बढ़ती जा रही तो सही अर्थों में आर्थिक विकास नहीं हो पाएगा। और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आर्थिक विकास होने का अधिक विश्वसनीय सूत्र है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में कौन सी विधि पूछा गया है, तो प्रति व्यक्ति आय वाली विधि श्रेष्ठतर है। प्रति व्यक्ति आय वाली विधि श्रेष्ठतर है। आप अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये जो भी प्रश्न बताया ये भी कक्षा 9 का है और 10 में पूछा गया है। अब अथवा करके देखें। अथवा ये करना है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी कक्षा 9 की पुस्तक में है, 9 के कोर्स में है, पर कक्षा 10 में पूछा गया है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप कक्षा 9 की भी विधिवत तैयारी करें और कक्षा 10 में हैं तो उसकी भी तैयारी करें। प्रश्न आ गया तो वहाँ पे आपको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, आपको उसका उत्तर लिखना ही है। और आप सही तैयारी नहीं किए हैं तो उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी पूछा जा रहा है। तो चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पे एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको देते हैं। जैसा बताया हूँ ये कक्षा 9 के कोर्स में है, पर ये कक्षा 10 में पूछा गया है। तो इस पर एक हम आपको संक्षिप्त टिप्पणी दे रहे हैं। भारतीय संसद द्वारा 2 फरवरी 2006 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करने के लिए प्रारंभ की गई। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पास हुआ था, जो चालू हुआ 2006 में। अब आप ये कहेंगे 2006-2005, तो आप सीधा ये समझेंगे पास कब हुआ, 2005 में। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा जिसको बोलते हैं, अब उसी का नाम हो गया मनरेगा, 2005 सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। 2005 में बोला हूँ, 2006 नहीं मानना, 2005 वो 2006 छोड़ दीजिए। 2005 में ये नियम कानून बन गया था, लागू हुआ, जो गरीबों की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और जो व्यापक विकास को प्रोत्साहन देता है। यह अधिनियम विश्व में अपनी तरह का पहला अधिनियम है जिसके तहत अभूतपूर्व तौर पर रोजगार की गारंटी दी जाती है। इसका मकसद है ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना। इसके तहत हर घर के एक वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में, ध्यान से सुनना, एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिया जाने की गारंटी होती है। यह रोजगार शारीरिक श्रम के संदर्भ में है और उस वयस्क व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो इसके लिए राजी हो। इस अधिनियम का दूसरा लक्ष्य यह है कि इसके तहत टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन किया जाए और ग्रामीण निर्धनों की आजीविका के आधार को मजबूत बनाया जाए। इस अधिनियम का मकसद सूखे, जंगलों के कटान, मृदा क्षरण जैसे कारणों से पैदा होने वाली निर्धनता की समस्याओं से भी निपटना है, ताकि रोजगार के अवसर लगातार
पैदा होते रहें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा को तैयार करना और उसे कार्यान्वित करना एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पे देखा गया था। इसका आधार अधिकार और मांग को बनाया गया है, जिसके कारण यह पूर्व में इसी तरह के कार्यक्रमों से भिन्न हो गया है। अधिनियम के बेजोड़ पहलुओं में समयबद्ध रोजगार गारंटी और 15 दिन के भीतर मजदूरी का भुगतान आदि शामिल है। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे रोजगार प्रदान करने में कोताही ना बरतें, क्योंकि रोजगार प्रदान करने के खर्च का 90% हिस्सा केंद्र वहन करता है। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि रोजगार शारीरिक श्रम पर आधारित हो, जिसमें ठेकेदार और मशीनों का कोई दखल ना हो। अधिनियम में महिलाओं की 33% श्रम भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। श्रम मद पर 60% और सामग्री मद पर 40% व्यय किए जाने की अधिकतम सीमा निश्चित की गई है। नरेगा 2 फरवरी 2006 से लागू हो गया था। पहले चरण में इसे देश के 200 सबसे पिछड़े जो जिले थे वहाँ लागू किया गया। दूसरे चरण में वर्ष 2007-08 में इसमें और 123 जिलों को शामिल किया गया। शुरुआती लक्ष्य के अनुरूप नरेगा को पूरे देश में 5 सालों से फैला देना था। बहरहाल पूरे देश को इसके दायरे में लाने और मांग को दृष्टि में रखते हुए योजना को 1 अप्रैल 2008 से सभी शेष ग्रामीण जिलों तक विस्तार दे दिया गया है। अब इसका नया नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है। तो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आप देखें। अब अगला है भारत के सूती वस्त्र उद्योगों का वर्णन। भारत के सूती वस्त्र उद्योगों का वर्णन। तो चलिए अब अथवा करके है। और ये देखिए 24वां प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। लौह अयस्क उत्पादन एवं वितरण का उत्पादन इस पे पूछा जा रहा है। तो लौह अयस्क उत्पादन एवं वितरण पे हम इसमें आपको अच्छे से इनके वितरण। तो भारत में लौह अयस्क उत्पादन एवं वितरण के बारे में आपसे पूछा गया है, जिसको आप समझने का प्रयास करें और ये अथवा पे जरूर ध्यान दें। अथवा रहे तो दोनों में से कोई एक करना है। तो अब हम प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं। लौह इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है जिसका विकास अन्य उद्योगों के लिए आवश्यक होता है। यह एक वजनहास उद्योग है, अतः इस उद्योग की स्थापना कच्चे माल के क्षेत्र में की जाती है ताकि परिवहन व्यय न्यूनतम रखा जा सके। भारत में लौह इस्पात उद्योग की उत्पादक इकाइयों को हम विभिन्न तरीके से समझ सकते हैं। विभिन्न उत्पादक इकाइयों या उनका वितरण कैसे है उसके बारे में हम समझ सकते हैं। जैसे है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर इस्पात संयंत्र की लौह अयस्क एवं कोयला क्षेत्र के संदर्भ में आदर्श स्थिति है। यहाँ लौह अयस्क सिंहभूम की नोवा मंडी एवं उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कोकिंग कोयला की प्राप्ति झरिया से जो इनके उत्पादन में काम आता है
उसके बारे में भी आपको बताता चल रहा हूँ। तो कोयला, ये कोलकाता मुंबई मुख्य रेलवे के निकट स्थित है, अतः निर्मित माल को कोलकाता पत्तन जमशेदपुर से कितना 240-50 किलोमीटर दूर है तक लाना आसान हो जाता है। अब अगला देखेंगे, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स ये कहाँ पे है? कर्नाटक। यह संयंत्र शिमोगा जिला कहाँ है? कर्नाटक में भद्रावती नदी के तट पर स्थित है। यह संयंत्र शिमोगा जिला कर्नाटक में भद्रावती नदी के तट पर स्थित है। इस नदी की जल सुविधा प्राप्त है। भारत के प्रसिद्ध इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया की स्मृति में इसका नाम रखा गया। भारत में लौह अयस्क उत्पादन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। फिर आगे देखेंगे राउरकेला संयंत्र या राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना वर्ष 1959 में जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में की गई। इस संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति उड़ीसा के क्योंझार एवं सुंदरगढ़ क्षेत्र से कोयले की आपूर्ति, झरिया से कोयले एवं शंख, नदियों से स्वच्छ जल की प्राप्ति, ये कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर अवस्थित है, अतः परिवहन की सुविधा प्राप्त है। फिर आगे लिखेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई। यहाँ वर्ष 1959 में उत्पादन शुरू हुआ। फिर वितरण के स्थान पर दुर्गापुर लिख सकते हैं, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। इस संयंत्र की स्थापना पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन के सहयोग से की गई। यहाँ वर्ष 1962 में इस्पात का उत्पादन हुआ। अगला लिख देंगे बोकारो इस्पात संयंत्र। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से, रूस की सहायता से बोकारो यानी झारखंड में की गई। यह झारखंड में दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में अवस्थित है। तो भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं उसके वितरण, परिवहन सब के बारे में आपको जानकारी दी। अब अगला प्रश्न है, सूती, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पूछा जा रहा है। तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में आपको बताते हैं कि सूती वस्त्र उद्योगों को, यहाँ पे केवल सूती वस्त्र उद्योगों को वर्णन दिया गया है। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्रमुख कृषि पर आधारित उद्योग है। यह भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र एवं महत्वपूर्ण केंद्र, वितरण, हम 2-3 जगहों की बात चलाते हैं यहाँ पे, जैसे कि महाराष्ट्र। इस राज्य में 119 मिलों द्वारा सूत एवं वस्त्र निर्मित किया जाता है। यहाँ पूरे देश के कुल उत्पादन का 43% मिल के कपड़े का तथा 17% यार्न यानी धागों का उत्पादन होता है। यार्न वहाँ की भाषा है, उसका हम आपको अर्थ बता रहे हैं धागा। यार्न का मतलब धागा। मुंबई यहाँ सबसे प्रधान केंद्र है, जहाँ 65 मिलें स्थापित हैं। मुंबई के अतिरिक्त अकोला, वर्धा, अमरावती, सोलापुर, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, सांगली आदि अन्य प्रमुख सूती वस्त्र निर्माण के केंद्र हैं। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है।
दूसरा गुजरात को ले लेंगे। सूती वस्त्र उत्पादन में इस राज्य का दूसरा स्थान है। यहाँ कुल 118 मिले हैं, जिनमें से सर्वाधिक 67 मिले अहमदाबाद में हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर तथा पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। बहुविकल्पी में आ जाएं तो ये भी नोट कर लेना, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अहमदाबाद के अतिरिक्त गुजरात में वडोदरा, भरूच, मोखी, नवसारी, भावनगर, नाडियाड, सूरत आदि सूती वस्त्र के प्रमुख केंद्र हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। तो उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्रों की कुल 52 मिले हैं, जिनमें 10 मिले कानपुर में हैं। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के अन्य सूती मिलों के केंद्र कहाँ हैं? आगरा में, सहारनपुर में, वाराणसी में, मुरादाबाद में, मोदीनगर में। तो सूती वस्त्र के बारे में आपको जानकारी हुई। ये थे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आप देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 150 शब्दों में लिखना है आपको। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 150 शब्दों में लिखने के लिए आपको पर्याप्त सामग्री की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी आप सही से लिख पाएंगे। तो चलिए हम व्याख्या करते हैं। और व्याख्या इतना करेंगे कि आप 4 कारण ही भी पूछा गया है। फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करना है। तो चलिए 4 कारणों के बारे में हम उल्लेख करते हैं। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, इसके बारे में हम जानकारी देते हैं आपको। 1789 ईस्वी में होने वाली फ्रांस की क्रांति में राजतंत्र की समाप्ति हो गई। वहाँ लुई वंश का अंत हो गया। लुई 16वां और उसकी रानी को क्रांतिकारियों ने मृत्यु के घाट उतार दिया। इसके बाद राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों ने फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना की। इस क्रांति के प्रमुख कारण थे। पहला कारण डालेंगे अयोग्य शासक। अयोग्य शासक पहला हेडिंग दे देंगे। जिस समय फ्रांस में क्रांति हुई उस समय वहाँ पर लुई वंश का शासन था। इस वंश का लुई 16वां वहाँ पर शासन कर रहा था। वह एक अयोग्य शासक था। वह जनता के कल्याण के लिए किसी भी तरह के सुधारों के पक्ष में नहीं था। उसके शासनकाल में जनता की दशा अत्यंत दयनीय हो गई थी। साथ ही फ्रांस की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। अपने देश में हालात खराब हैं, जनता में भूखमरी है, राज का खजाना खाली है। फिर भी लुई 16वां अयोग्यता का परिचय देता है। अमेरिका इससे 10 अरब लिब्रे उधार मांगता है। फ्रांस में खुद वहाँ की जनता को खाने के लिए अनाज नहीं है, शासन चलाने के लिए खजाना खाली है। फिर भी लुई 16वां दूसरे देशों से उधार लेकर अमेरिका को देता है। और जब अमेरिका ब्रिटेन को वहाँ से भगा देता है तो पलटी मार जाता है और वो बोलता है कि हम आपसे एक भी पैसा उधार नहीं लिए हैं। ये अयोग्यता का परिचय है। आपकी जेब में 1 रुपये नहीं है और आप उधार देने के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति से ले लेते हैं उधार, और उस उधार को दूसरे तीसरे व्यक्ति को दे देते हैं। तो जब अपने घर में खाने को नहीं है तो दूसरे को कहाँ से खिलाएंगे? और ये लुई 16वां करता है, एक तानाशाह शासक करता है। इसको ये दिखाना है कि हाँ, हम अपने देश में वर्चस्व स्थापित किए हैं, हम अपने देश का विकास अच्छी तरह से करें। हम तुम्हें कर्जा देने के हालात में हैं और कर्जा दिए, पर इनके हालात ऐसे थे, इनके खर्चे ऐशो आराम पे हो रहे थे। जनता तड़प तड़प कर मर रही थी। जनता रोटी मांगती थी तो ये केक देते थे, ये
ऐशो आराम के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं और जनता भूख से तड़प रही। तो इस कारण इस अयोग्यता की वजह से फ्रांस में क्रांति होती है 14 जुलाई 1789 को। अब इसमें कितने कारण? 4 कारण। चलिए 4 कारण में मध्यम वर्ग ले लें तो औद्योगिकरण के कारण देश में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। यह वर्ग राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित था और निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करना चाहता था। यह देश ने राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र की स्थापना करना चाहता था। अतः जब साधारण जनता राजशाही के विरुद्ध हुई तब इस वर्ग के लोगों ने जनता का पूर्ण समर्थन और साथ दिया। आप कृषि कर रहे हैं, गांव में हैं, नहीं जानकारी है देश के बारे में, हालात कैसे हैं, राष्ट्र के बारे में नहीं जानकारी, पर आप अगर उद्योग कल में आ जाते हैं, कोई उद्योग छोटा मोटा उद्योग कर लेते हैं या नौकरी में आ जाते हैं कोई सरकारी, तो आपको ये समझ आता है कि हमें कैसे विकास करना है, अपने बच्चों को कैसे विकास करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, और वो अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना चालू कर देते हैं। और इस मध्यम वर्ग के कारण, क्योंकि ये विकास करने की सोच रहा, तो इधर तो उस जनता से निकल कर आया है जो यहाँ पे उद्योगपति है या सरकारी नौकरी वाला है, तो उधर वो जनता को ही साध रहा और इधर सरकार के ऊपर भी निशाना लगाए हुए है। और इस कारण जनता का साथ पाने और जनता के विकास का वादा करने के साथ साथ देश में फ्रांस की जनता फ्रांस के राजा के खिलाफ क्रांति कर देती है। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस में क्रांति हो जाती है। आप अगला हेडिंग डाल देंगे, दार्शनिकों का प्रभाव। तो फ्रांस की क्रांति पर दार्शनिकों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। इस समय यूरोप और फ्रांस में कई क्रांतिकारी दार्शनिक सामने आए। उन्होंने अपने विचारों से राजतंत्रीय शासन के दुष्प्रभावों तथा शासक वर्ग की कमियों और उसकी मानसिकता को आम जनता के सामने स्पष्ट किया। देश की न्याय व्यवस्था की कमियों, असमानता और जनता पर होने वाले अन्यायों तथा फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से भी उन्होंने जनता को अवगत कराया। उनके क्रांतिकारी विचारों को सुनकर फ्रांस की जनता में भी क्रांतिकारी भावना का संचार होने लगा और वह राजशाही के विरुद्ध क्रांति के लिए तत्पर हो गए। रूसो ने कहा, हम स्वतंत्र जन्मे हैं पर हर जगह जंजीरों से जकड़े हुए हैं। फिर आगे लिखता है, आगे जनता के सामने बात आती है, जीना है तो जंजीरों को तोड़ना होगा। वाल्टेर कहता है, चर्च एक बदनाम वस्तु है, एक बेश्या के समान है। लाक कहता है, यदि शासक जनता के हित का कार्य नहीं करता है, जनता के हित में फैसला नहीं लेता है, तो जनता को ये अधिकार है कि उस राजा को हटा दिया जाए। और इस प्रकार इन दार्शनिकों का, रूसो, वाल्टेर, मॉन्टेस्क्यू, इन दार्शनिकों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि फ्रांस की जनता में क्रांतिकारी भावना आ गई और फ्रांस के राजा, राजघराने, राज सिंहासन और वहाँ के जो पादरी, चर्च जो भी थे, उन सब के खिलाफ आवाज़ उठाई और क्रांति कर दिया 14 जुलाई 1789 को। 3 हो गए। चौथा हेडिंग डाल देंगे, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। तो इस समय क्या हो रहा था, फ्रांस की सरकार ने जनता पर कई प्रकार से प्रतिबंध लगा रखे थे। यहाँ तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लग चुका था। फ्रांसीसी शासन ने जनता के अधिकारों और उसकी स्वतंत्रता की पूर्ण अवहेलना करते हुए
लेत्र द कासे नामक एक ऐसा आदेश पत्र जारी किया। फिर से सुन लें, लेत्र द कासे, लेत्र द कासे नामक एक ऐसा आदेश पत्र भी जारी कर दिया जिसके आधार पर किसी भी फ्रांसीसी को बिना कारण बताए कैद कर लिया जाता था। जनता के प्रति शासन के इस क्रूर और अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण ही जनता में असंतोष हुआ और विद्रोह की भावना चरम शिखर पर पहुंच गई और क्रांति होते ही वह क्रांतिकारियों के साथ हो गई। यदि किसी की आवाज़ को दबाने का ज़्यादा प्रयास किया जाता है तो वो आवाज़ ज़्यादा जोर से बुलंदी के साथ निकलती है और उस पर वो ज़्यादा शक्ति के साथ, ज़्यादा ताकत के साथ उस अपने विचार, अपनी आवाज़ उस जनता तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। और इसी कारण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे और स्वतंत्रता पर रोक लगी थी, प्रतिबंध लगा था और इस कारण वहाँ की जनता अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए फ्रांस के शासक के प्रति 14 जुलाई 1789 को क्रांति कर देती है। तो ये 4 कारण हो गए। अब अगला प्रश्न पे आ जाएं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, ये क्यों चलाया गया, कोई 2 कारण। असहयोग आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, कोई 2 कारण के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए, असहयोग आंदोलन चलाने के कोई 2 कारण। चलिए भाई, जैसा कि असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया। महात्मा गांधी ने 1909 में 1909 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना की थी। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतवासियों के सहयोग से ही संभव हो सकी है। यही नहीं, इसी सहयोग के कारण अंग्रेजों का शासन चल रहा है। इसलिए यदि भारतीय लोग अंग्रेजों को दिया जाने वाला अपना सहयोग वापस ले लें तो एक ही साल में ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और भारत में स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग का यह विचार एक आंदोलन का रूप किस प्रकार ले, इस संबंध में महात्मा गांधी का सुझाव था कि ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियों को वापस लौटा देना चाहिए। अब बात आती है कि असहयोग ये तो आप असहयोग आंदोलन का अर्थ समझ गए। अब असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया, कोई 2 कारण आपसे पूछा जा रहा है क्यों चलाया गया। तो चलिए हम 2 कारण देते हैं। रॉलेट एक्ट पहला कारण, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में अपनी सफलता से प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन संचालित करने का निर्णय लिया। भारतीय सदस्यों के प्रबल विरोध के उपरांत भी लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत शीघ्रता के साथ इस कानून को पारित कर दिया। इस कानून के माध्यम से सरकार देश के आंदोलनकारियों की राजनीतिक गतिविधियों का दमन करना चाहती थी और साथ ही क्या करेगी, इस कानून के अंतर्गत ये प्रावधान भी कर दिया कि किसी भी राजनीतिक कैदी को उस पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। ये वही कानून था जिसको हम लोग कहते हैं बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। जब रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ तो देश के विभिन्न नगरों में रैलियों और जुलूसों का आयोजन किया गया। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और रेलवे वर्कशॉप ने अब काम करने वाले हड़ताल कर दिए, काम करने वाले लोगों ने हड़ताल कर दी। और इस व्यापक जन आंदोलन से चिंतित और रेलवे, टेलीग्राफ आदि सुविधाओं से प्रभावित हो जाने से सरकार भयभीत हुई
और महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया। पंजाब के अमृतसर में अनेक नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली में गांधी जी के प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद 10 अप्रैल को पुलिस द्वारा अमृतसर के एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी गई। इससे आक्रोशित लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमला करने लगे। परिणामतः सरकार ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया। इसके बाद जनरल डायल ने कमान संभाल ली। तो इस रॉलेट एक्ट के कारण महात्मा गांधी क्षुब्ध हुए, असहयोग आंदोलन चलाने के लिए उत्प्रेरित हुए। अब दूसरा कारण आप देख सकते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसका विरोध या सरकार दमन चक्र और आंदोलन, ये सब के बारे में समझ लें। तो 13 अप्रैल को पंजाब में एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना घटित होती है। इस दिन पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव के लोग सालाना बैसाखी के मेले को देखने के लिए जलियांवाला बाग में पहुंचे थे। इसके अतिरिक्त काफ़ी लोग ऐसे भी पहुंचे जो यहां सरकार द्वारा पारित दमनकारी रॉलेट एक्ट का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था और शहर से बाहर होने के कारण वहां एकत्रित लोगों को ये पता नहीं था कि सरकार मार्शल लॉ लगा चुकी है। इसी समय जनरल डायर अपने हथियारबंद सैनिकों के साथ पहुंचा। इसके बाद क्या होता है, उसने बाग से बाहर निकलने के सारे रास्तों को बंद करवा दिया और अपने सिपाहियों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने जलियांवाला बाग में एकत्रित भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और उनकी गोलियों से हजारों लोग मारे गए। इस निर्मम हत्याकांड के उपरांत भी बाद में जनरल डायल का ये कथन कि उसने सत्याग्रहियों के मन में दहशत और विस्मय का भाव उत्पन्न कर दिया है। एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ऐसा किया। जैसे जैसे जलियांवाला बाग कांड की खबर फैली तो उत्तर भारत के अनेक शहरों के लोग सड़कों पर उतरने लगे और इस कारण महात्मा गांधी जलियांवाला बाग कांड से प्रभावित हुए और असहयोग आंदोलन चलाने के लिए मजबूर हो गए। अब अरे क्या चल रहा था भाई, असहयोग आंदोलन चला था। ये देखिए पीछे हो गया था। असहयोग आंदोलन क्यों चला गया ये बात चल रही थी। अब अगला है क्या, बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन करना है। बेल्जियम की शासन व्यवस्था के बारे में बताना है। तो चलते हैं बेल्जियम की शासन व्यवस्था के बारे में हम चर्चा करते हैं आपसे कि बेल्जियम की शासन व्यवस्था क्या थी, कैसी थी। चलिए बेल्जियम की शासन व्यवस्था, तो चलिए बेल्जियम के जो शासन व्यवस्था थी, ये शासन व्यवस्था को एक मॉडल के रूप में विकसित किया गया था और उस आधार पर यह शासन चल रहा था। केंद्रीय सरकार का गठन डच और फ्रेंच भाषी दोनों के समान संख्या पर किया गया। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां दोनों क्षेत्रों के समुदायों के प्रतिनिधियों को समान रूप से दी गईं। ब्रुसेल्स की सरकार में दोनों समुदायों को बराबर प्रतिनिधित्व देने की बात की गई, व्यवस्था की गई, दिया गया। केंद्रीय और राज्य सरकार के अतिरिक्त सामुदायिक सरकार भी कार्यरत थी। डच, फ्रांस और जर्मन भाषा बोलने वाले सभी लोगों को इससे चुनने का अधिकार दिया गया। सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा आदि विषयों पर सर्वसम्मति से निर्णय लेने का अधिकार दे दिया गया। बेल्जियम में सत्ता बंटवारा क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधताओं के आधार पर किया गया। बेल्जियम में सत्ता के बंटवारे में सभी समुदायों के हितों की रक्षा की गई।
यहाँ केंद्रीय सरकार में दोनों समुदायों के बराबर मंत्री रखे गए। बेल्जियम में सत्ता के बंटवारे में किसी भी समुदाय की अवहेलना नहीं की गई। ब्रुसेल्स में बनी सरकार में दोनों वर्गों का समान प्रतिनिधित्व रखा गया। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी थी। सत्ता के क्षैतिज वितरण से आशय या सत्ता के क्षैतिज वितरण के बारे में आपको हम बता दें, उस बंटवारे से लगाया जाता है जिससे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किया जाता है। इस व्यवस्था में सरकार के सभी अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। बेल्जियम में 3 प्रकार की भाषा बोलने वाले समूह रहते हैं। बेल्जियम में 59% लोग डच भाषाई, 40% लोग फ्रेंच भाषाई तथा शेष 1% लोग जर्मन भाषा के होते हैं। सत्ता की साझेदारी के सामाजिक समूहों के मध्य टकराव होने की आशंका दूर हो जाती है। सत्ता की साझेदारी तनाव और टकराव से बचाती है तथा राष्ट्र में हिंसा होने से रोककर राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व देती है। तो इस प्रकार आप बेल्जियम की शासन व्यवस्था के बारे में आप समझें। अब भारत की संघीय व्यवस्थाओं का विशिष्ट वर्णन करना है। भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में आपको बताना है कि भारत की संघीय व्यवस्था कैसी थी। तो चलिए अथवा करके है ना, तो बेल्जियम वाला करना है या फिर बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन या भारत की संघीय व्यवस्था की विशिष्टताओं को वर्णन, दो में से एक ही करना। बार बार बता रहा हूँ, अथवा रहे तो अथवा में एक ये करिए चाहे ये करिए। तो इस पे ध्यान दें, दोनों नहीं करना होता है, नहीं तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, नंबर आपको नहीं मिलेगा, आप फेल भी हो सकते हैं, आपकी परसेंटेज डाउन हो सकती है। तो अथवा करके भारत की संघीय व्यवस्था की विशिष्टताओं का वर्णन करना है। तो भारत की संघीय व्यवस्था के बारे में हम चर्चा आपसे करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं, जैसे कि 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है, जैसे संघ सरकार और राज्य सरकार। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में भी संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया है। और इस 2 स्तर के बजाय अब भारत की संघीय व्यवस्था त्रिस्तरीय हो गई है। पर हेडिंग आप जो डालेंगे 2 स्तरीय शासन व्यवस्था, फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे शक्तियों का बंटवारा। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। 3 हिस्से कौन है? संघ सूची में क्या रहता है? राष्ट्रीय महत्व का विषय रखा जाता है, जिस पर संघ सरकार या केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार रहता है। दूसरी सूची राज्य सूची। राज्य सूची में राज्य स्तर के यानी कम महत्व के विषय रखे जाते हैं, जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। फिर एक सूची होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती हैं। यदि दोनों के कानून में टकराव होगा तो केंद्र का कानून भी माना जाएगा। तो और अगली विशेषता क्या है? कठोर संविधान। हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप में किया गया है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं होता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कम से कम आधे राज्यों की
विधान सभाओं से उसे मंजूर कराना पड़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भारतीय संविधान संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताओं में कठोर संविधान भी होना एक विशेषता है। अगली विशेषता क्या है? शक्तिशाली न्यायपालिका। शक्तिशाली न्यायपालिका आप हेडिंग डाल देंगे। संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में क्या होगा? फैसला उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय करेगा। केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद हो या अति महत्वपूर्ण विवाद या नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई विवाद हो, इस पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ही फैसला करता है। और विशेषता क्या है? वित्तीय स्वायत्तता। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने, राजस्व वसूल करने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है और केंद्र सरकार द्वारा जो उस राज्य का हिस्सा होता है कर के रूप में जो वसूला जाता है या किसी माध्यम से जो केंद्र सरकार वसूल करती है, उसमें उस राज्य का जो हिस्सा होता है उस हिस्से को केंद्र सरकार उच्च सरकार को आवंटित कर देती है। फिर अगली हेडिंग डाल देंगे एकीकृत न्यायपालिका। अभी शक्तिशाली न्यायपालिका बताया, दोनों में अंतर समझना। एकीकृत न्यायपालिका। भारत में संघात्मक शासन के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है। केंद्र में अलग, राज्य में अलग, किंतु न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही है। ऐसा इसलिए किया गया है जिससे केंद्र और राज्यों के झगड़ों का निपटारा किया जा सके। आप अगली हेडिंग डाल देना, राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं। राज्यों के और हेडिंग जो डालना वो पेन चेंज कर लेना, तो ऐसा दिखाई दे एग्जामिनर को कि पॉइंट दे दे के उत्तर दिया गया है, तो देखने में भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी और नंबर देने में भी अच्छा लगेगा। तो राज्यों के अपने संविधान नहीं, भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है, भारत के राज्यों को अपना अलग से संविधान नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए केवल एक ही संविधान है। फिर अगली हेडिंग डाल देंगे केंद्रीयकृत संघवाद। भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में दो प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का भी उल्लेख कीजिए। तो गेहूं की खेती भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। गेहूं रबी की फसल है जिसको बोने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने वाले प्रमुख दो क्षेत्रों का वर्णन यहाँ पे हम सामूहिक रूप से कर रहे हैं, जैसे उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं।
गेहूं उत्पादन के लिए कम गर्मी, कम पानी और ठंडक ज़्यादा होनी चाहिए। अक्टूबर नवंबर यानी शीत ऋतु प्रारंभ पर गेहूं की फसल बोई जाती है। इस समय ठंडक, सर्दी चालू हो जाती है, शीत चालू हो जाती है, गर्मी कम होती है और बीच बीच में किसान पानी, हल्का पानी देते रहते हैं। इसकी वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ में शीत ऋतु, जैसा कि बताया, गेहूं उत्पादन के लिए प्रमुख है। तो जितनी ठंडक पड़े, कोहरा नहीं, ठंडक पड़े और बीच बीच में पानी मिले तो गेहूं की फसल उन्नत अवस्था में होगी, गेहूं की पैदावार अधिक होगी। और मार्च अप्रैल में जब दाने आ जाते हैं तो उनको शीत कम, क्योंकि जब शीत ज़्यादा रहेगी तो वो पकेंगे नहीं, उनके दाने मजबूत नहीं होंगे। तो दाने आने के बाद गर्मी गेहूं की फसल के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर गेहूं बोया जाता है और मार्च अप्रैल में गेहूं की कटाई होती है। पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में अग्रणी हैं। गेहूं उत्पादन के लिए वर्षा और वहाँ की ज़मीन, जलवायु सबका प्रभाव पड़ता है। ज़मीन जलोढ़ मिट्टी, जिसमें गेहूं की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। मैदानी क्षेत्र, जैसा कि वातावरण और सूर्य की रोशनी, ऑक्सीजन, हवा, उस जमीन को उन्नत बनाने में सहायक होते हैं। यदि खेत की जुताई की गई है और सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो उससे उनको नाइट्रोजन प्राप्त हो रहा है और साथ में जो वातावरण का हवा है शुद्ध, वो भी उस जमीन में लग कर बह रही है और ज़मीन को उपजाऊपन बना रही है। तो जलोढ़ मिट्टी हो और गर्मी भी हो, उसके बाद वातावरण भी शुद्ध हो। भारत में खाद्य फसलों के उत्पादन में विविधता का कारण देश की मृदा, जलवायु तथा कृषि पद्धति में अंतर है। इस कारण गेहूं उत्पादन में कहीं कम कहीं ज़्यादा उत्पादित होता है। भारत में उत्पादित की जाने वाली महत्वपूर्ण फसलों में गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसल है। जैसा कि आपको बताया, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा में गेहूं आसानी से उगाया जा सकता है। तो आप देखिए, गेहूं उत्पादन के लिए मिट्टी, गेहूं उत्पादन के लिए जलवायु, गेहूं उत्पादन के लिए वहाँ की वातावरण, गेहूं उत्पादन के लिए वहाँ की शिक्षित जनसंख्या जो नए नए संसाधनों का प्रयोग कर सके और गेहूं की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें। अब अगला प्रश्न देखेंगे अथवा करके। भाई देख लीजिए, यहाँ भी अथवा है, तो अथवा में गेहूं
कि खेती वाला करेंगे या जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है, क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। दोनों में एक करना है, हम व्याख्या दोनों की कर रहे हैं। तो जैव विविधता क्या है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता से आशय है पौधों, वृक्षों तथा जीवों की अनेक प्रजातियों का समन्वय ही जैव विविधता कही जाएगी। प्राकृतिक पर्यावरण का जीवों और वनस्पतियों की विविधता से संबंध होता है। इन्हीं संबंधों को जैव विविधता कहते हैं। विभिन्न प्राणियों के प्रारूप तथा वनस्पति जगत की परस्पर निर्भरता ही जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता का मानव जीवन में बहुत ही महत्व है। जैसे कि आदि मानव का जन्म वनों में हुआ था, वहीं जैव विविधता उसका पालन पोषण करती थी। आज भी मानव में जैव विविधता का महत्व बना हुआ है। जैव विविधता मानव को प्राकृतिक उपहार है। इसके बिना मानव का जीवन चलना कतई संभव नहीं होगा। प्राकृतिक पर्यावरण के सभी जैविक कारक मानव जीवन को संभव और सुगम बनाने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैव विविधता ही वह महत्वपूर्ण स्रोत है जो मनुष्य के जीवन में आर्थिक और वैज्ञानिक विकास का साधन बनकर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विविध प्रकार के वृक्ष मानव को अनेक उपयोगी पदार्थ देकर उसका पालन पोषण करते हैं, जबकि जीव जंतु तथा पशु पक्षी अपने उपादेय विविध सेवाओं से उसके लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। पर्यावरण में व्याप्त जैव विविधता एक पारतंत्र की संरचना करते हैं जो मानव जीवन के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। मानवीय क्रियाएं सदैव वनस्पत जात तथा प्राण जात के शोषण से जुड़ी रहती हैं, अतः वनस्पत जात और प्राण जात के लिए मानवीय हस्तक्षेप की क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। मानव की आवश्यकताएं अनंत हैं। इनमें से रोटी, कपड़ा और मकान प्रमुख हैं। इन सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में जैव विविधता का होना आवश्यक है। जैव विविधता जन जन का कल्याण करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पृथ्वी को प्रकृति ने अनेक वृक्ष, लताएं और झाड़ियों से सजाया है तथा उनमें अनेक पशु पक्षियों का आवास बनाया है। वनस्पत जात तथा प्राण जात की अनेक प्रजातियों और उपजातियों को ही जैव विविधता कहा जाता है। तो अब जैव विविधता के ह्रास को रोकना मानव का पहला एवं महत्वपूर्ण कर्तव्य है, क्योंकि उसके द्वारा ही जैव विविधता का ह्रास हो रहा। तो जैव विविधता के ह्रास पर मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और मानव जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जा सकती। तो जैव विविधता के लिए समाज, सरकार, मध्यम वर्ग और जो इस जैव विविधता के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं उनको आगे आना चाहिए और जैव विविधता के ह्रास को रोकने के लिए उपाय बताने चाहिए। जैव विविधता हमारे जीवन के विकास को उच्चतर अवस्था पे पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। जैव विविधता के कारण ही मनुष्य का जीवन उच्चतम अवस्था तक सुखमय और खुशहाल बन सकता है। तो जैव विविधता के बारे में आप समझें क्यों महत्वपूर्ण है।
अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या है? प्रश्न नंबर 28 है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? द्वितीय क्षेत्रक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। द्वितीय क्षेत्रक की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 28, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। जैसा कि मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक एवं चतुर्थक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक वो हैं जो प्रकृति द्वारा सीधे हमें प्राप्त हुए हैं और उनका हम उपयुक्त दोहन करके अपना विकास कर रहे हैं। द्वितीय क्षेत्रक वो है जो प्राथमिक क्षेत्रक के द्वारा हम उद्योग धंधे या उनको अपने जीवन में आने वाले उत्पादों के रूप में प्रयोग करते हैं। तो उस प्राथमिक जो क्षेत्रक हैं उनके द्वारा जो विकास करते हैं उसको कहा जाता है द्वितीय क्षेत्रक। अब तृतीय क्षेत्रक के बारे में थोड़ा समझ लें। उन उत्पादों के द्वारा जो हम सेवा प्राप्त करते हैं उन सेवाओं को हम तृतीय क्षेत्रक में रख सकते हैं। और चतुर्थ क्षेत्रक भाई बहुत ही गलत है। चतुर्थक क्षेत्रक में क्या होता है कि लोग किसान अधिकतर किसान लोग छोटे छोटे साहूकारों के चंगुल में फंस जाते हैं और उनका जीवन कष्टमय ही बीतता रहता है, क्योंकि वो उनसे कर्जा यदि एक बार ले लिए तो जीवन भर वो कर्जे में ही रहते हैं। अब आपका प्रश्न है द्वितीयक क्षेत्रक के बारे में। तो द्वितीयक क्षेत्रक के बारे में आपको बताना है। तो द्वितीयक क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जो प्राकृतिक उत्पादों का मूल्य बढ़ा देता है। जैसा कि पहले बताया, प्रकृति को जो हम उत्पादों की ओर, उद्योग धंधों की ओर अग्रसर करते हैं तो उन प्राकृतिक उत्पादों का मूल्य बढ़ा देता है। विनिर्माण या द्वितीय क्षेत्रक कहलाता है। द्वितीय क्षेत्रक विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण उद्योग से जुड़ा हुआ है। विनिर्माण आधुनिक शक्ति के साधनों, मशीनों के द्वारा, पुराने साधनों के द्वारा किया जाता है। द्वितीय क्षेत्रक उन गतिविधियों को कहते हैं जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य वस्तुओं के रूपों में बदला जाता है। प्राकृतिक क्षेत्र के बाद ये अगला चरण होता है। इस क्षेत्र की वस्तुएं सीधी प्रकृति से उत्पादित ना होकर कारखानों में निर्मित की जाती हैं। प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए विनिर्माण प्रक्रिया आवश्यक हो जाती है। कारखानों और मशीनों ने इस प्रक्रिया को संभव बनाया है। जैसे कपास से सूत और सूत से वस्त्र बनता है, गन्ने से रस निकालकर चीनी बनाई जाती है। ये द्वितीय क्षेत्र के कार्य सीधे व्यवसाय से जुड़े होने के कारण इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जा सकता है। द्वितीय क्षेत्र लोगों के जीवन के विकास को परिलक्षित करता है। लोगों के जीवन में खुशहाली एवं विकास की उच्चतम अवस्था को पहुंचाता है। इसे विनिर्माण क्षेत्रक के रूप में भी जाना जाता है। यह क्षेत्रक एक वस्तु का रूप बदलकर उसकी उपयोगिता बढ़ा देता है। यह संगठित क्षेत्रक होता है और बेहतर तकनीकों का प्रयोग करता है। विनिर्माण इकाइयाँ
छोटे पैमाने की इकाइयां, बड़ी फर्में, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आदि इसमें शामिल हैं। यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अतिरिक्त मजदूरों को रोजगार प्रदान करने में सफल रहा है, पर इस विकास की दौड़ में ये क्षेत्र भी संपूर्ण रूप से बेरोजगारी को दूर करने में असफल सिद्ध हो रहा है। अब अगला प्रश्न ये अथवा करके, भाई अथवा करके है। अथवा में विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतया इनमें किन घटकों को शामिल किया जाता है? तो अथवा है, चाहे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र वाला करें या विकास की अवधारणा वाला करें, दो में एक ही प्रश्न करना है आपको। विकास की अवधारणा क्या है? तो पहले तो ये समझे, विकास एक पारंपरिक अवधारणा से जुड़ा हुआ है। आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक सभी का लक्ष्य विकास और प्रगति करना है। वैश्विक स्तर पर सभी देश, समाज और समुदाय सुरक्षित विकास के पक्ष में रहे हैं। सार्वजनिक सुविधाएं जुटाकर सतत पोषणीयता का सुरक्षित लक्ष्य पाना ही विकास की अवधारणा है। विकास सूचकांक से आशय मानव विकास की उपलब्धियों के मापन से होता है। मानव विकास सूचकांक वह बैरोमीटर है जो मानव विकास के विविध क्षेत्रों की उपलब्धियों को प्रकट करता है। विकास से मनुष्य अपना, परिवार का, समाज का और देश का विकास करता है। मानव विकास सूचकांक ऐसा मापदंड है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। इस मापदंड द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों की तुलनात्मक प्रगति का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुआ है, जिससे कुछ ऐसे देशों की सहायता की जा सके जो उनके विकास के लिए आवश्यक हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 1990 में अपनी प्रथम मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किया, ताकि विश्व के विभिन्न देशों की सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों को आंका जा सके। मानव विकास या किसी देश का विकास हम विभिन्न स्तरों पर समझ सकते हैं, जैसे दीर्घ आयु। मानव विकास सूचकांक के अनुसार जिन देशों में जीवन प्रत्याशा अधिक होगी उन्हें विकसित देश माना जाएगा। इसमें केवल दीर्घ आयु ही शामिल नहीं है, बल्कि एक अच्छा व स्वस्थ जीवन जीना भी विकास के लिए जरूरी है। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति देश के विकास के लिए काम करता है। अगला हेडिंग डाल देंगे, पॉइंट दे देंगे, शिक्षा या ज्ञान। किसी देश में जितने अधिक लोग साक्षर होंगे उस देश के विकास का स्तर भी उतना ही अधिक ऊंचा होगा। एक साक्षर व्यक्ति देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आगे, जीवन स्तर। जिस देश के लोगों के प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वह देश के विकास की श्रेणी में उच्च स्तर पर गिना जाएगा, क्योंकि ऐसे देश में लोग न केवल अपनी आवश्यकताओं को ही पूरा करेंगे बल्कि एक अच्छा जीवन स्तर बनाएंगे जो विकास के लिए जरूरी होगा। विकास, देश का विकास, मनुष्य का विकास, राष्ट्रीय विकास, प्रति व्यक्ति आय,
जितने भी पॉइंट इसमें आप दे सकते हैं, राष्ट्रीय आय को प्रोत्साहित करना, प्रति व्यक्ति आय को प्रोत्साहित करना, शिक्षा स्तर को सुधारना, उनके जीवन प्रत्याशा के बारे में, दीर्घ आयु के बारे में, दीर्घ आयु के साथ साथ उनका जीवन स्तर कैसा बीत रहा है, इन सब को विकास की श्रेणी में रखा जा सकता है। और उनके विभिन्न घटकों को, जैसा कि बताया, दीर्घ आयु, शिक्षा अथवा ज्ञान, जीवन स्तर, ये विकास मापने के विभिन्न घटक हैं। तो इस प्रकार विकास के बारे में आप समझें। आप मानचित्र संबंधी प्रश्न है, इसमें मैप नहीं लिया हूँ क्योंकि मैप एक बार आपको बता चुका हूँ, इसमें मैप नहीं जा रहा है, उत्तर बता रहा हूँ। जो तीसरा प्रश्न पत्र मेरे पास है वो मैप के साथ रहेगा, उसमें मैप भरते हुए दिखाएंगे। तो चलिए उत्तर हम बता रहे हैं। मैप अगला पेपर आपके पास जाएगा उसमें मैप भी रहेगा। तो प्रश्न नंबर 29 का में पहला देखें, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ। तो दिसंबर 1920 में कहाँ होता है? तो दिसंबर 1920 में नागपुर में होता है। नागपुर में होता है। नागपुर, समझिए, क्योंकि सितंबर में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है, कलकत्ता में नहीं पास होता। तो दिसंबर में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पेश करने का प्रस्ताव रखा जाता है नागपुर में, उस समय वीर विजय राघवाचार्य अध्यक्षता कर रहे थे और असहयोग आंदोलन को यही नागपुर में पास किया गया, जो दिसंबर 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न देखें, वह स्थान जहां नील की खेती के लिए किसानों का आंदोलन हुआ। तो नील की खेती के लिए आंदोलन होता है, तो आप सीधा उत्तर लिखेंगे चंपारण बिहार। ये कलकत्ता में भी हुआ है, ये उसका वर्णन यहाँ नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ चंपारण बिहार का वर्णन पूछा जा रहा है। अगला, वह स्थान जहाँ सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो साबरमती से दांडी तक नमक यात्रा चालू की गई थी, दांडी यात्रा चालू की गई थी नमक कानून तोड़ने के लिए, और दांडी पहुंचकर सबने अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़ने के साथ ही सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो आप उत्तर लिखेंगे दांडी। दांडी कहाँ है? गुजरात में। दांडी कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न देखेंगे, वह जनपद जहाँ चौरी चौरा घटना हुई। तो असहयोग आंदोलन अपने उच्च शिखर पे था। तो चौरी चौरा ये गोरखपुर में है, और इस चौरी चौरा नामक स्थान पे 22 पुलिसकर्मियों को आंदोलनकारियों ने थाने में जिंदा जला दिया था, वही है चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा घटना कहाँ हुई? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो आप गोरखपुर लिखेंगे, साथ में उत्तर प्रदेश लिखें या न लिखें, गोरखपुर लिखना जरूरी है। चौरी चौरा कहाँ है? चौरी चौरा घटना, वह जनपद पूछ रहा, तो जनपद जिला है। जिला कौन सा है? जनपद कौन सा है? गोरखपुर में चौरी चौरा घटना हुई। अगला प्रश्न देखें, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में लाहौर में होता है। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर झंडा फहरा देते हैं जवाहरलाल नेहरू। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1929 में। आप लिखेंगे लाहौर। लाहौर कहाँ है? लाहौर तो वर्तमान पाकिस्तान में है। पंजाब के बगल में निशान लगाएंगे पाकिस्तान वाले क्षेत्र में और लिख देंगे लाहौर। अगला 29 खा, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 15 पर है।
ने चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम और सही स्थान अंकन हेतु हाफ हाफ आधा आधा अंक मिलेंगे। तो बिहार की राजधानी शहर का नाम पूछा जा रहा है, तो बिहार की राजधानी पटना है, पटना पहला हो गया। फिर उत्तर भारत के एक प्रमुख नदी गंगा नदी। अब ये मैप में अगला पेपर आपको हल करवाऊंगा उसमें मैप के साथ रहेगा। ये अभी पटना बिहार की राजधानी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा है। अगला प्रश्न क्या है? भारत के किसी एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य का नाम। तो राज्य का नाम आप लिखेंगे पश्चिम बंगाल। जूट उत्पादक राज्य पूछ रहा तो पश्चिम बंगाल। देखिए इसमें कि जो बहुविकल्पी प्रश्न थे, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय, बहुत टफ दिख रहे थे, पर मानचित्र वाले प्रश्न सरल दिख रहे हैं। तो देखिए बोर्ड किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, कहीं सरल कहीं कठिन ऐसा पेपर देता है। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आपने तैयारी कैसी की है, साल भर आपने पढ़ाई की है या इधर उधर घूमते रहे हैं। तो ऐसा पेपर आपके सामने जा रहा है, देखना, इसका अवलोकन करना। फिर अगला प्रश्न है, भारत के किसी एक प्रमुख लौह एवं इस्पात संयंत्र, ये चिन्ह दिया गया है, इसके द्वारा दिखाना है। तो हम आपको बता रहे हैं लौह इस्पात संयंत्र, अभी पिछले व्याख्या में आपको बताया, अभी बता रहा हूँ। जैसे भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला। भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, जाके निशान लगा देना भिलाई पे। या बोकारो झारखंड में है, या जमशेदपुर झारखंड में है, निशान लगा देना। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, निशान लगा देना। राउरकेला उड़ीसा में है, निशान लगा देना। मतलब चार आपको बता दिया, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला। आप छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है। आप किसी भी राज्य में कोई भी एक आप निशान लगा दें, आपका उत्तर सही होगा। हम अगला जो 2024 का तीसरा प्रश्न हल करके भेजूंगा, वो मैप के साथ मैप भरते हुए इसमें दिखाएंगे। आप प्रश्न नंबर 5, भारत के किसी एक प्रमुख खनिज तेल उत्पादक राज्य का नाम। तो खनिज तेल उत्पादक राज्य का नाम आपको सरलता से याद हो जाएगा, दिग्बोई, असम। असम पूर्वोत्तर राज्य में है। जो पूर्वोत्तर में छोटे छोटे राज्य हैं ना, वहीं पे आप, वहाँ लाइन नहीं रहती, राज्य का नहीं रहता है, आप वहाँ पे पूर्वोत्तर जो छोटा सा पूरब में रहता है ना, वहाँ कहीं पे निशान लगा देना और लिख देना दिग्बोई असम। दिग्बोई असम भी लिख सकते हैं, ये असम राज्य में है। दिग्बोई असम राज्य में है, ये आपका उत्तर सही हो गया। तो मानचित्र तो सरल था भाई, पेपर कठिन था। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं पेपर जैसा कहीं कठिन कहीं सरल, वो आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। तो ये भी दूसरा पेपर भी आपके पास भेज रहा हूँ, कल नहीं भेज पाया, इस कारण मैं आज भेज रहा हूँ। तो चलिए अब हम इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। तीसरा पेपर भी मेरे पास है, वो भी हल करके आपके पास भेजूंगा। उसके बाद में आपके कोर्स से सेशन जाएगा। जो सेशन अभी तक भेज चुका हूँ उनको अब आप अच्छे से तैयार करें, अच्छे से नोटबुक बनाएं, अच्छे से लिखें। हम जो कोर्स में बाकी रह गया है उसको हम भेजते रहेंगे। ये जब पेपर वाला हल समाप्त हो जाएगा, पेपर आपके पास तीनों भेज देंगे, तो कोर्स भेजना चालू करेंगे। तो चलिए अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।